ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से बात लोकसभा इलेक्शंस को लेकर हो रही थी, अब फाइनली डेट सामने आने की जो तारीख है वो भी आ गई है। कल दोपहर करीब 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और फिर लोकसभा इलेक्शन को लेकर डेट सामने आ जाएंगी। यानी कि 6 से 7 चरणों का जो जिक्र हो रहा है वो कब कब होगा इलेक्शन, ये डेट सामने आ जाएंगे। और हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। जिस बात को लेकर इंतजार था वंदना, वो इंतजार अब लगभग पूरा हुआ, आपका और हमारा भी। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दे दी है कि 6 से 7 चरणों में जो लोकसभा के चुनाव है वो हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का कल ऐलान करने वाला है। उससे पहले हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। परमवीर जी भी हमारे साथ हैं। परमवीर जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, किस तरह से आप देखते हैं? कंपैरिजन अगर किया जाए 2019 के चुनाव में या 2024 के चुनाव में, तो कितना माहौल बदला हुआ आपको नजर आता है? तैयारियों पर अगर गौर करें पक्ष विपक्ष की, वो आपको किस तरह से नजर आती है? वंदना जी, देखिए, चुनाव 2019 और 24 में एक बहुत बड़ा अंतर है। तब हमसे दुखद घटना देश में घटी थी, पुलवामा का अटैक हुआ था हमारे ऊपर, तो उसके बाद एक सेंटिमेंट्स जुड़ गए थे चुनाव के साथ में। तो वो इस बार अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई दुखद घटना हमारे साथ नहीं घटी है। चुनाव हमारे मुद्दों के ऊपर ही हो रहे हैं। लगातार बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस बार मुझे लगता है कि विपक्ष का थोड़ा मोरल डाउन है। मोरल डाउन इन द सेंस, जगह जगह गठबंधन किए जा रहे हैं, सीट शेयरिंग के ऊपर पेच फंसे रहते हैं जगह जगह, अन्य सीटों के ऊपर, कई सीटों के ऊपर भी। तो थोड़ा मोरल विपक्ष का डाउन दिखाई देता है। बीजेपी ऐसा 2014 की रिदम अपने बनाई हुई है, उसी तरीके से रेटोरिक में अपने छाती ठोक कर कह रहे हैं चुनाव जीतेंगे। और नया नारा भी आ गया है कि एनडीए 400 पार, और प्रधानमंत्री जी के मुख से भी आया है नारा। तो बीजेपी का पक्ष जो है वो अपनी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष का थोड़ा ढुलमुल आपने बीजेपी और एनडीए को कॉन्फिडेंट बता दिया और आपने कहा विपक्ष का मोरल डाउन है। अभी थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान भी दिया है और ये कहा है कि जो उनके अकाउंट से अलग अलग वहां 300 करोड़ रुपए फ्रीज हो गए हैं, तो चुनाव में उतरे कैसे? और यहाँ वो पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और आलोक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, कल दोपहर 3 बजे का यही वक्त होगा। आप और हम इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। जो अनुमान है वो ये कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते से वोटिंग शुरू हो जाएगी और मई का चौथा हफ्ता होगा जब काउंटिंग का दिन होगा। लेकिन इन सब के साथ में ही कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं और अब निगाह जो सभी की टिकी हुई है वो जम्मू कश्मीर पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर खबर यह है कि लोकसभा इलेक्शन के साथ हो सकता है विधानसभा चुनाव भी हो जाए। आपको क्या लग रहा है? कृष्णा जी, कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर 370 खत्म होने के बाद और पूर्वोत्तर में, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, जितने असम, जो और उस तरह से हमारे नागरिकता संशोधन विधेयक जो कानून अब बन चुका है, उस तरह से जो कुछ बदलाव देश में हुए हैं, उस और खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमाओं पर, जम्मू कश्मीर कहें या हमारे राजस्थान जैसलमेर कहें, आप जिस स्थितियां रही हैं, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात जब करते हैं जो अवैधानिक रूप से आए हैं, उनमें से जिनको नागरिकता मिल जाएगी, क्या वो भी मतदान अपना अधिकार का उपयोग उतनी जल्दी कर पाएंगे? ये चुनाव आयोग भी तय कर सकता है। आखिरी दिन तक भी हो सकता है कि नए नागरिक बन जाए। तो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है अपने दर्शकों के लिए, कि ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार, कांग्रेस में भी सिर्फ मतलब नेहरू को ही आप कह सकते हैं कि 52, 57, 62 तक उनको जीत मिली थी। उसके बाद इंदिरा गांधी लगातार कह सकते हैं तीसरी टर्म वाला स्थिति नहीं उनकी आई। बीच में फिर रुकावट आई, 77 में हारी, फिर 80 में आई। तो इसलिए ये यदि कहें तो ये दो बड़ा ऐतिहासिक अवसर है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री तीसरी बार, जितने अभी तक के सर्वे आए हैं, कल तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने सर्वे जो आया उसमें 411 तक बताया गया। 400 पार तो खुद प्रधानमंत्री कहते हैं 370, लेकिन इस तरह के सर्वे, जिससे कि उनके सपोर्टर की बात नहीं, जनता का जो नब्ज जानने वाली कंपनियां हैं जो सर्वे कर रही हैं, हमारे संवाददाता कर रहे हैं, अयोध्या से लेकर के कश्मीर तक जो एक नई रोशनी दिखाई दी। और दक्षिण भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं, राहुल गांधी तो केरल से चुनाव पिछली बार भी लड़े, इस बार भी लड़ सकते हैं। दक्षिण में भी उत्तर के नेता, पश्चिम के नेता और सिनेमा के नेता भी, हेमा मालिनी से लेकर राम गोपाल वर्मा तक। राम गोपाल वर्मा आंध्रा जा रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है वो कोई सिनेमा एक्टर भी नहीं रहे।
लेकिन ऐसे इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग इस बार का लेकिन आलोक सर, इंटरेस्टिंग तो ऐतिहासिक ये भी होने है, वाला है। अब तक आप कहते थे कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता और हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। आपने आज खुलकर कह दिया कि तीसरी बार बनने जा रहे हैं और 400 प्लस ये आंकड़ा होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बनने जा रहे हैं, मेरा कहना है कि बन सकते हैं भाई अभी, इसलिए आप हम तो यही कहेंगे, जबकि हाँ सर्वे ये कह रहे हैं कि हाँ वो ठीक है। प्रधानमंत्री और जिस विश्वास उनको दिखाई देता है, हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी संभावना सबके लिए चुनाव तो बिल्कुल अंतिम कई क्षणों में महत्वपूर्ण फैसले इस बार क्या लिए गए होता हैं। है। 370 का आपने जिक्र किया, या राम मंदिर का चाहे अगर जिक्र किया जाए, और भी कई फैसले हैं। सीए हाल ही में लागू हुआ है। इसी पर हम चर्चा आगे भी करेंगे हिमांशु जी, क्योंकि इस बार गठबंधन बनाया गया सभी पार्टियों की ओर से, एक चुनौती के तौर पर शुरुआत में देखा जा रहा था, लेकिन लास्ट तक आते आते बिखराव की स्थिति भी नजर आई। लेकिन ये जरूर मैसेज देने की कोशिश की गई कि पूरा विपक्ष एक तरफ और एनडीए एक तरफ। हाँ, वो तो मैसेज देने की कोशिश तो की गई, मगर साकार नहीं हो रही है ना, वही तो दुख है। लोग चाहते हैं अच्छा विपक्ष हो, और ऐसे ऐतिहासिक चुनाव जहां पर कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। 370 के हटने के बाद पहली बार कश्मीर की प्रजा मुक्त मन से बाहर निकल के वोट कर सकी। हमने देखे हैं वो चुनाव भी कि जब कश्मीर में 5%, 7%, 10% मतदान होता था। इस बार ही कितने प्रतिशत लोग बाहर निकलते हैं, उसी पर से पता चल जाएगा आपको कि ये कितना ऐतिहासिक है। उसी तरह साउथ के अंदर पहली बार आलोक सर जो बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि ऊपर से कोई नेता आके, उत्तर से कोई नेता आके, पश्चिम से कोई नेता आके उनको संबोधे और लोग समझे, लोग सुने उनकी बात, और परिणाम भी आश्चर्यजनक आए, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये चुनाव जो है वो बहुत मायने में विकसित भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। और जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन अभी भी है कहीं ना कहीं, मगर कितना कारगर साबित होगा वो आखिर में चुनाव के बाद पता चलेगा कि उनकी बातें, उनके वादे, उनकी बातें लोग कितना मानते हैं, कितना उनको समझते हैं, और कितना उनके कहे पर उनको वोट देंगे। ये बातें तो हमें बाद में ही पता चलेगी। चुनाव में कभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और प्रेडिक्शन कर लेना चाहिए, नहीं, फिर वो बात मैं नहीं कर रहा। मगर जो धरातल के ऊपर अभी जो लोग दिख रहे हैं और अभी जिस प्रकार की बातें हो रही है, आज के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि अगर कल चुनाव हो रहा है, कल मतदान हो रहा है, तो क्या स्थिति होगी। वो राम मंदिर के खुलने के बाद 22 जनवरी के बाद जो एक माहौल चला है, जो बदला है, फिर सीएए आया, सीएए लागू हो गया, तो इसके बाद जो स्थितियां निर्मित होती है उससे हमें पता चल जाता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गठबंधन की बात तो करता है, फोटो ऑप के लिए खड़ा तो हो जाता है, मगर सही अर्थ में गठबंधन बना नहीं पा रहा है अभी तक। बड़े और ऐतिहासिक फैसले लगातार मोदी सरकार ने लिए हैं और उन फैसलों का फायदा भी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन टीवी स्क्रीन पर एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा अभी जो मैंने देखा, और मैं चाहूंगी परमवीर जी उस पर रिवर्ट करें। अच्छा, हर चुनाव में जो वोटर्स की संख्या है वो तो बढ़ जाती है परमवीर जी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी साल दर साल बढ़ रहा है। और अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं 2019 में करीब 67% वोटिंग परसेंटेज रहा। आपको क्या लग रहा है इस बार वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि चुनावों को लेकर जो उत्सुकता है वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में या बीजेपी एनडीए में ही नहीं है, आम लोगों में भी बहुत ज्यादा है। एज अ मीडिया पर्सन हम में भी है, हम भी इलेक्शन की डेट्स का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों में इसे उत्सव की तरह लिया जा रहा है। वंदना जी, देखिए, चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर लगातार कैंपेन कर रहा था कि आप वोट कीजिए, अपने वोटर राइट्स को इस्तेमाल कीजिए, और लगातार टीवी के माध्यम से सारे तमाम जितने माध्यम है मीडिया के, उनसे अपील की जा रही है और एक जागरूकता है। मैं अभी कुछ दिन पहले कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में था जो फर्स्ट टाइम वोटर्स था, तो उनको अपना देखिए खुशी होती है कि मेरा वोटर कार्ड बनकर आया। तो मुझे लगा स्टूडेंट्स के ग्रुप में कि वो लोग मतलब किस पार्टी को वोट करेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो वोट करने के लिए आगे है। और वोट के लिए भी पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड और आगे वो क्या करने वाले हैं, उनका रोड मैप क्या है, उसके ऊपर बात होना, ये पॉजिटिव संकेत है और अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी होती है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए हमारा। तभी हम डेमोक्रेटिकली हम सरकार को निंदा तभी कर सकते हैं अगर हम उस इलेक्टोरल सिस्टम का प्रोसेस का पार्ट हो। मैं वोट नहीं करूंगा और मैं कहूँ कि सरकार मेरे हिसाब से काम नहीं करी, तो दैट इज नॉट
वो मेरे पार्ट पर गलती है। और इसके लिए मैं मानता हूँ देखिए चुनाव आयोग आगे बढ़ा, लगातार टीवी पर हम देखते हैं, रोज एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि वोट कीजिए। तो ये अच्छी कैंपेन है और इसमें हमारे जो पर्सनैलिटीज होती है, चाहे मीडिया पर्सनैलिटीज होती है, उनका आगे आना और बिल्कुल ये उत्सुकता युवाओं में खास तौर से इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि रिपोर्ट कार्ड लेकर सरकार जनता के बीच जा रही है और तमाम नेता उपलब्धियां भी गिना रहे हैं, विजन लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि अभी तक जितना काम हुआ है वो एक ट्रेलर मात्र था। आने वाले वक्त में किस तरह से उनके रोड मैप में किस तरह की चीजें हैं वो बता रहे हैं लगातार। ऐसे में गठबंधन के तमाम नेताओं की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के समक्ष एक बड़ा चेहरा वो नहीं खड़ा कर पाए अभी तक। अभी आने वाले वक्त में जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी जो दावे एनडीए की ओर से किए जा रहे हैं उसमें दम जरूर दिखाई देता है। परमवीर जी वंदना जी, देखिए इस समय देखिए कंडीशन से 70s के पहले की है, जब कांग्रेस का एक साथ राज होता था। अभी तक भी देखिए बीजेपी या एनडीए उस कंडीशन पे नहीं है। कल एक आंकड़ा देखा था, लगभग देश में 4200 एमएलए आते हैं तमाम विधानसभाओं के और एमपी सब मिलाकर आते हैं। एक टाइम पर 3600 एमएलए कांग्रेस हुआ करते थे, तो वो आज भी वो स्थिति नहीं है। लेकिन अभी उस स्थिति की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। अभी प्रैक्टिकली जैसे आपने बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर का चेहरा नहीं है, इक्वलेंट स्टेचर का, चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर हो या बीजेपी की जो उनकी मांग थी पुराने जनसंघ के समय से वो पूरी करने की, और लगभग 100% पूरी कर दी है उन्होंने। तो इस विजन की इतने कद का व्यक्ति इस समय विपक्ष के पास नहीं है। और वही बात पुरानी जो हम बहुत समय सुनते आ रहे हैं, तो उसी तरीके की बात करने से अभी मैं नहीं मानता हूँ कि जनता कन्विंस होने वाली है इन चीजों से। स्टेचर का व्यक्ति भी लाना ठीक है। आलोक सर, अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही दिन में अलग अलग राज्यों में पहुंचते हैं, हजारों करोड़ की सौगात देते हैं और फिर आगे के लिए वो बढ़ जाते हैं। खास तौर से मिशन दक्षिण पर बीजेपी का खासा फोकस है क्योंकि दक्षिण में सियासी जमीन को मजबूत करना है। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही कहा जाए। जानते हैं इलेक्शन की डेट्स जैसे ही आ जाएंगी, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले जितना हो सके अलग अलग राज्यों में जाना, आम जनता को सौगात देना। और उधर दूसरी तरफ विपक्ष है जो सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी माथापच्ची कर रहा है। ऐसा जी, इसमें कोई शक नहीं कि तारीखें बिल्कुल चुनाव के समय आ गई, जबकि चुनाव की तारीख कल अनाउंस हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत देश में हर स्थान पर जैसे जितना अधिक वो गए हैं, कोई प्रधानमंत्री रिकॉर्ड भी दिखा सकता है, कोई भी इतना कहीं कोई घूमा नहीं है और इतना योजनाओं के लिए खुद का इन्वॉल्वमेंट हो। इस दृष्टि से ये जो उन्होंने उस इलाके के लिए, तमिलनाडु तो उनका राज्य जिसको कह सकते हैं शासित नहीं है, भाजपा शासित, या आंध्रा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, केरल नहीं है, लेकिन उन राज्यों को लिए भी ये नहीं लगना चाहिए कि उत्तर दक्षिण या जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं वो किसी राज्य के लिए कोई भेदभाव कर सकते हैं। लोकतंत्र में ये विश्वास दिलाना उनका लक्ष्य जो मैं समझता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जब वो जाते हैं तो अपनी पार्टी के लोगों की रैलियों को भी संबोधित करते हैं। रेल की योजना हो, हवाई जहाज की योजना हो, समुद्री योजनाएं हो, मछली के लिए हो, दूध के लिए हो, इस दृष्टि से जो जनता से जुड़ी हुई और उनको उनकी योजनाओं को बताएं। देखिए मीडिया, हम और आप जो काम करते हैं उससे ज्यादा वो अपने वर्कर से और जनता से और सरकारों से कहते हैं, उन पार्टियों से भी, सांसदों से कहते हैं कि भाई हमारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, क्योंकि वायदे सब कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, बल्कि आपने पहले जो सवाल किया इससे मैं जोड़ूंगा, महिला मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक बढ़ेगी। इसके लिए आपको भी बधाई, चूंकि आप महिलाओं का कार्यक्रम भी करती हैं, कि देखा जाए कि महिलाओं में जो जागृति आ रही है उससे वोट परसेंट बढ़ेगा। 97 करोड़, 97 करोड़ में आपने पिछली बार के आंकड़े दिखाए, 91 में जो 67%। अब यदि वो बढ़ता है तो, और दुनिया के लोकतंत्र में वैसे भी भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला होना ये किसी और राष्ट्र, अमेरिका में भी संभव नहीं हुआ, वहां पर राष्ट्रपति भी अभी तक कोई महिला नहीं बन सकी। भारत में प्रधानमंत्री भी रही है महिला, राष्ट्रपति भी पहले भी रही और आज भी हैं। इसलिए महिलाओं की और सामान्य महिलाओं की, आदिवासी महिला को भी बनाना, ये जो जागृति का कार्यक्रम है लोकतंत्र के पर्व में। चुनाव वैसे तो अब इसीलिए कहा ही जा रहा है कि चाहे एक बार हो, लेकिन मैं तो मानता हूं कि भारत में लोकतंत्र इसलिए मजबूत है कि चुनाव को हम लोग त्योहार की तरह बनाते हैं। लोग इस तरह से निकलते हैं और उसमें जो आदिवासी या नक्सल इलाके थे, आज वहाँ जो वोटिंग बस्तर में इस बार बिल्कुल हुआ महिलाओं की जो भूमिका है वो कितनी अहम है, खुद प्रधानमंत्री बता चुके हैं, क्योंकि 4 जातियां उन्होंने गिनाई है जिसमें महिलाएं हैं, किसान, गरीब, युवा का जिक्र उन्होंने किया है। और इस बार का जो ये चुनाव होगा, हिमांशु जी, और किन मायनों में आपको दिलचस्प नजर आ रहा है?
ये चुनाव दिलचस्प होगा, उसकी वजह उन्होंने जो 4 जातियां बनाई है ना, मुझे आई बी इंटरेस्टेड, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे रहेगा कि महिलाओं का कुल वोटिंग कितना है, उसमें से कितना प्रतिशत मोदी जी को वोट मिलता है, और उसी साथ में जो यूथ है, उन्होंने जो दूसरी जाति की आपने दिलचस्प बात कही है, आपने महिलाओं को लेकर दिलचस्प बात कही है, और मुझे विधानसभा चुनाव याद आ गया जहां मध्य प्रदेश राजस्थान में बाकायदा आंकड़े थे कि कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और कैसे बीजेपी का वोट बढ़ गया है। इस बात को यही हम आगे बढ़ाएंगे, हिमांशु जी यहीं से आगे बढ़ाएंगे बात को, आप सभी हमारे साथ में रहिएगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले